हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस लेक्चर। देखिए, ये लेक्चर नहीं है, ये आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप समझिए कि मतलब आपके लिए एक सोने पे सुहागा या जो भी आप उसको इडियम देना चाहें ये है। ये ऐसी वैकेंसी है जो मोस्ट अवेटेड होती है और वन ऑफ द टफेस्ट कॉम्पिटिशन्स के अंदर आप इसको मान सकते हैं। ठीक है, ये वैकेंसी आई है अब IBACIO की इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर 2 की एग्जीक्यूटिव पोस्ट होती है। और इसका जो है इसकी वैकेंसी अब आ गई है और इतिहास की सबसे ज़्यादा वैकेंसी अभी आई है। देखिए, इस एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँ तो इसका मैंने खुद ने भी इंटरव्यू दे रखा है। 2 मैंने इसके मेंस लिखे हैं, है ना? और इंटरव्यू दे रखा है, तो मैं आपको इसकी बहुत बेहतरीन तरीके से जानकारी पूरी प्रोवाइड करवाऊँगी अभी। और नॉट जस्ट दिस, मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस, मेंटरशिप सब प्रोवाइड करवाने। ठीक है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 2025 के लिए ये नोटिफ़िकेशन आ चुकी है, ठीक है? अगर मैं एप्लीकेशंस के शुरुआत की बात करूँ कि भाई कब से फॉर्म भरने हमारे शुरू होंगे, तो देखिए फॉर्म आपके शुरू हो जाएँगे 19 जुलाई से। और ये कब तक चलेंगे? ये 10 अगस्त तक चलेंगे, 10th ऑफ अगस्त तक ये चलेंगे। और फीस जो आप पे कर सकते हो वो आप 12 अगस्त तक कर सकते हो। ये तो बहुत बेसिक जानकारी है जो कि आपको नज़र में रखनी है। भई बहुत सारे बालक हमारे ऐसे हैं धुरंधर कि फॉर्म ही मिस हो जाता है ना? तो ये वो वैकेंसी नहीं है जो आपको हर साल देखने के लिए मिले। हर लगभग 2 साल के गैप में आती है ये, ठीक है? तो बहुत ध्यान से सुनिएगा और भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको इसके बारे में बताऊँगी, है ना? सबसे पहले तो जैसा मैंने कहा, इतिहास की सबसे ज़्यादा वैकेंसी देयर वाज़ अ टाइम जब वो वैकेंसीज़ की आती ही नहीं थी। फिर एक टाइम आया जब बहुत कम आने लगी, है ना? 2017 से ये थोड़ा-सा ठीक-ठीक आने लग गया है ना? अदरवाइज़ तो इससे पहले कुछ बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ का स्कोप नहीं हुआ करता, ठीक है? अब देखिए, अभी तक जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई थी, वो लगभग 2000 आई थी। 2000 या उससे कम थोड़ा, ठीक है? अब जो आई है, वो आई है 3700। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर 3717 वैकेंसी आने का मतलब आप समझते हैं कि आपको सीजीएल के अंदर 35-40 हज़ार वैकेंसी मिल जाना, आप ऐसा समझिए। अच्छा, ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि जिस एग्ज़ाम में 1000 के अंदर वैकेंसी आती हो, उसमें सीधा 4000 लगभग मतलब 3717 वैकेंसी आना एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर मैं कैटेगरी वाइज़ इसका ब्रेकअप करूँ, तो देखिए यूआर के लिए 1537 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 442 पोस्ट हैं, ओबीसी के लिए 946, फॉर एससी 566 एंड फॉर एसटी 266, ठीक है? तो ये आपका वैकेंसी का ब्रेकअप है। इतनी आपको हर एक कैटेगरी में वैकेंसी फॉल होती हुई मिलेंगी, ठीक है? आगे चलते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि मैडम क्या हम इस फॉर्म को भर सकते हैं? क्या हम इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल भी हैं या नहीं हैं? है ना? तो देखिए, एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो आपका ग्रेजुएट होना ज़रूरी है ना? ये जो है अंडर ग्रेजुएट वाली वैकेंसी नहीं है ना? और इसमें अगर मैं बात करूँ कि और क्या एक्स्ट्रा में चाहिए, तो देखिए एक्स्ट्रा में वैसे तो आपका कोई टेस्ट नहीं होता, आपका प्रीलिम्स होगा। मैं जो एग्ज़ाम कैसे होता है, क्या होता है, ये सब भी बताऊँगी, क्या लेवल होता है, सब कुछ बताऊँगी। बट अगर मैं बात करूँ तो हाँ, एक्स्ट्रा में कोई कंप्यूटर का एग्ज़ाम तो नहीं होता एसएससी की तरह, लेकिन हाँ, आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा और साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है कंप्यूटर के अंदर। तो अगर आप कंप्यूटर में फ्रेंडली नहीं हैं, तो थोड़ा-सा आपको दिक्कत आएगी। हालाँकि साइकोमेट्रिक में कंप्यूटर का कोई एज़ सच स्किल आपका नहीं देखा जाएगा, लेकिन जब कल को आप सिलेक्ट होकर के जाएँगे, तो बहुत सारे मल्टीपल काम असाइन किए जाते हैं। मेरे खुद के बहुत सारे दोस्त हैं जो इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, ठीक है? और ज़ाहिर-सी बात है, आइडेंटिटी रिवील करना तो गुनाह अज़ीम है, तो वो मैं करूँगी नहीं। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि हर किसी को ही फ़ील्ड में भेजा जाता है। कुछ ड्राफ्टिंग का काम करते हैं, कुछ रिपोर्टिंग का काम करते हैं, देयर आर सो मेनी वर्क्स, ठीक है? तो इसलिए आपका जो है कंप्यूटर का नॉलेज रिलेवेंट है, ठीक है? तो क्या चाहिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन कि आप ग्रेजुएट रहें, ठीक? क्या डेट है? अगर रनिंग वाले हैं तो भर सकते हैं कि नहीं? तो देखिए, रनिंग वाले अगर हैं आप, है ना? तो आपके पास आपकी डिग्री यानी आपका जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट आपका मिलना चाहिए कब तक? 10 तारीख तक, ठीक है? और डॉक्यूमेंट्स के लिए भी सुन लीजिए, है ना? जैसे ओबीसी का सर्टिफिकेट है, सेंट्रल का लगेगा, ज़ाहिर-सी बात है, हर साल रिन्यू होता है, ठीक है? स्टेट में 3 साल का वैलिड रहता है, सेंट्रल में हर साल रिन्यू होता है, ईडब्ल्यूएस हर साल रिन्यू होता है। तो नियम ये है और बहुत स्ट्रिक्ट नियम है, मैं आपको बता दूँ क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूँ सर्टिफ़िकेट्स को लेकर के, ठीक है? और ईडब्ल्यूएस में मेरी एक दोस्त भी भुक्तभोगी है, तो मैं आपको बता दूँ कि इस 10 तारीख से पहले तक का आपके पास सर्टिफ़िकेट होना चाहिए।
इस 10 से अगर 11 तारीख भी हुई, अगर 11, अब देखिए बताने के लिए लोग जो सिर्फ नोटिफिकेशन बताना जानते हैं वो कुछ भी बताएंगे आपको ना। मैं तो इस एग्जाम को दे करके ही बैठी हूँ, इंटरव्यू ही दे रखा है। तो मेरी एक दोस्त थी, उसने ईडब्ल्यूएस से डाला था, और ईडब्ल्यूएस उसका जस्ट लगभग 7 दिन बाद रिन्यू हुआ था, 7 दिन बाद की डेट का था, ठीक है। तो उसको उसकी कैटेगरी से हटा के यूआर में प्रमोट कर दिया गया था। वो तो थैंकफुल थी वो कि भाई उसने यूआर के नंबर ला लिए थे, यूआर का जितना था स्कोर। हालांकि कट ऑफ तो रिलीज होता नहीं है, लेकिन उनको इंटरनली पता होता है। तो वो हो गया था, है ना। एफिडेविट भी दिया उसने, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो 10 तारीख तक आपका ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जो भी आपकी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, जो भी आप लगाएंगे, वो सब आपके पास होना चाहिए, ठीक है। आगे आ जाइए। एज लिमिट क्या है? देखिए, एज लिमिट का ऐसा है कि 18 से 17 साल तक की उम्र के अगर आप हैं और आप यूआर कैटेगरी के हैं, तो आप एलिजिबल हैं, किसी तरीके की कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी आपके लिए, ठीक है। अगर आप ओबीसी से हैं तो 3 साल का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, जो सेंट्रल में मिलता ही है, ठीक है। अगर आप एसटी या एससी कैटेगरी से हैं तो 5 साल का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, जो हर सरकारी एग्जाम में मिलता है, ठीक है। रिलैक्सेशन जो हर सरकारी एग्जाम में मिलता है वो ही यहाँ पर भी आपको मिलेगा, लेकिन हाँ, कुछ कैटेगरीज हैं जो यहाँ पर इस फॉर्म को फिल करने के लिए अलाउ जो है नहीं की जाती हैं, ठीक है। अब आगे कहता है कि अगर आप 3 साल तक रेगुलर सर्विस में है, कंटिन्यूस सर्विस में। अब ये रेगुलर सर्विस किसी और डिपार्टमेंट की बात नहीं हो रही है ना। ये जो 40 साल तक एज इन्होंने बताई है, ये आईबी की ही, अगर इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर ही अगर आप 3 साल तक किसी रेगुलर सर्विस में है, जैसे इसका जो है एमटीएस का एग्जाम होता है, ठीक है, एक सिक्योरिटी असिस्टेंट का एग्जाम होता है, ठीक है, और भी मल्टीपल जो एक दो वैकेंसी के लिए एग्जाम होते हैं, जो हम लोगों को जनरली, हम लोग जो दिमाग में नहीं रखते हैं, हमको जो आइडिया नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी सारे एग्जाम्स होते हैं, है ना। तो अगर आप आईबी के अंदर ही 3 साल तक रेगुलर सर्विस में हैं तो 40 साल तक का आपको एज का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, और आप सेम डिपार्टमेंट के कहलाएंगे, ठीक है। आगे कहता है कि भाई जो रिलैक्सेशन है आपका एक्स सर्विसमैन के लिए, है ना, विडोज के लिए, डाइवोर्स्ड वुमेन के लिए, जुडिशियली सेपरेटेड पर्सन्स के लिए, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं वो कैसा होगा। तो देखो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नियम होता है ना, जो है इन एग्जाम्स में एलिजिबिलिटी का, तो वही लागू होगा इसमें, ठीक है। तो अब जो देखो, जो लोग ऑलरेडी वर्किंग हैं तो उनको तो फिर, ये तो आई डोंट थिंक वीडियो देख भी रहे होंगे ठीक है, ये तो अपने बेरोजगार स्ट्रगलर भाई बहन ही देख रहे होंगे। तो भाई साहब, बहुत अच्छी वैकेंसी है। और मैं एक और बात बता दूं कि भाई, एक समय था जब ड्रीम जॉब हुआ करती थी हमारी, ठीक है ना। तो अब ठीक है, कोई बात नहीं, इंटरव्यू दिया है हमने। अब कहीं किसी में मार्क्स कम रह गए होंगे, और हमारे टाइम पे इतनी वैकेंसी होती नहीं थी भाई, इतनी होती तो गायब होती मैं अभी खैर, आगे बढ़ेंगे। गायब होती मतलब फिर वहीं होती ना, फिर ऑफिस में होती, काम वाम कर रही होती फिर, है ना। खैर, अलग बातें हैं ये तो, मजाक की बातें हैं। आ जाइए, फीस तो देखिए आपसे आईबी लेता है, क्योंकि ये पैसे भी बहुत देता है। पैसे कितने देता है अभी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन बहुत पैसे ये आप मान के, ठीक है, मन खुश हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है इसमें अलाउंसेस बहुत ज़्यादा, ठीक है। आ जाइए भाई, तो फीस आपकी कितनी लगेगी, तो ये ऐसा कहते हैं कि द फीस हैज़ 2 कंपोनेंट। फीस जो है उसके 2 कंपोनेंट्स हैं, 2 भाग हैं, ठीक है। क्या क्या है भाई? तो पहली चीज़ तो आपको 100 रुपये क्या देना होगा, एग्जामिनेशन फीस, ठीक है। और आपको रिक्रूटमेंट की जो प्रोसीजर है, प्रोसेसिंग चार्ज है, वो देना पड़ेगा 550। कुल मिलाकर के ये सीधे तौर पर ये नहीं कह पाए कि हमको आपसे 650 रुपये लेने हैं, ठीक है। इन्होंने थोड़ा 100 रुपये ऐसा कम करा है, ब्रेक करके, कि फील ना हो और पे भी कर दो बच्चे, ठीक है। आगे ये कहते हैं कि ऑल कैंडिडेट्स, जितने भी कैंडिडेट हैं, वो रिक्रूटमेंट फीस देंगे कितनी, 550 रुपये। मेल कैंडिडेट्स ऑफ यूआर, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरीज, इनकी लगेगी 100 रुपये और एडिशनल फीस, ठीक है। ये जो बन जाएगा 650। अब देखिए यहाँ पर और क्या कहते हैं ये भाई, एस टी एस सी से लेंगे नहीं लेंगे, और कैंडिडेट से लेंगे कि नहीं। तो ऑल एस टी एस सी कैंडिडेट्स, फीमेल कैंडिडेट्स एंड दोज एक्स सर्विसमैन who are eligible for reservation are exempted from payment of examination fee ₹100. However, they will have to pay the recruitment processing charge of ₹550। कुल मिलाकर के 550 रुपये इनने फीस सबसे लेनी है, और अगर आप पुरुष हैं तो फिर 100 रुपये आप और दे दीजिएगा,
ठीक है। है ना? यानी यहाँ पर कोई भी कैटेगरी एग्जेम्प्टेड नहीं। अब एक और चीज़ कि भाई पीडब्ल्यूडी का क्या? पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ का क्या? देखिए, ये कैटेगरी इस एग्ज़ाम के अंदर एलिजिबल नहीं होती है, ठीक है? ये कैटेगरी इस एग्ज़ाम के अंदर एलिजिबल नहीं होती है। और एक और प्रॉब्लम थी कि क्या ट्रांसजेंडर्स एलिजिबल होते हैं? तो देखिए, मेरे टाइम में तो नहीं थे एलिजिबल और उस पर कोर्ट केस भी चला था, है ना? लेकिन उसके बाद अब इस बार क्या कैसी स्थिति रहेगी वो तो कांट से, है ना? विल सी, वो तो जब फॉर्म फिलअप चालू होगा तभी समझ में आ जाएगा, है ना? कैटेगरी का जो ऑप्शन रहेगा उसमें अगर रहता है वो तो ठीक है, अदरवाइज़ मतलब जहाँ तक मेरी जानकारी है तो अलाउ अभी भी नहीं है, ठीक है? तो बाकी विल सी, है ना? अच्छा, अब ये फ़ीस कैसे-कैसे पे कर सकते हैं हम लोग? तो ये आप जो भी जो है आपका ऑनलाइन मोड ऑफ पेमेंट होता है, जो हर एक एग्ज़ाम के लिए होता है, जैसे आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, ठीक है, नेट बैंकिंग, ये सारे ही तरीके से आप फॉर्म फ़ीस फिल कर सकते हैं, आई मीन पे कर सकते हैं, सॉरी, ठीक है? और हाँ, ये कह रहे हैं कि भई बैंकिंग चार्ज अगर लगता है ना? तो ये भी आपको देना ठीक है? बैंकिंग चार्ज अगर लगता है कुछ, तो वो भी आपको देना तो हो सकता है कुछ रुपए हो वो, ठीक है? आप लोग फॉर्म भरेंगे या हमारे प्यारे स्टूडेंट्स भरेंगे तो हम लोग देख लेंगे वो, ठीक है? आगे आ जाइए। अब सबसे बड़ी बात आ जाती है कि पेपर कैसा देखिए, मैं एक आपको बात बता दूँ, एसएससी के अंदर जो टॉप नॉच क्वेश्चंस होते हैं, वो यहाँ देखने के लिए अगर आपने कभी एग्ज़ाम नहीं दिया होगा, तो आप प्रीवियस ईयर उठाएँ, है ना? अभी जो रिसेंट हुआ था और उसमें देखें। देखिए, ये इकलौता ऐसा एग्ज़ाम है, जो 5 सेक्शन में एग्ज़ाम लेता है और ये अलग से करंट अफ़ेयर्स भी रखता है, ठीक है? तो इसके अंदर क्या-क्या है देखिए, पहली बात तो ये है कि प्रीलिम्स आपका ऑब्जेक्टिव टाइप्स होता है, 5 पार्ट होते हैं, हर एक पार्ट में आपके 20 क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं, ठीक है? ये 20 क्वेश्चंस कौन से होते हैं? तो देखिए, पहला तो मैंने जो आपको कहा ना कि एक इकलौता ऐसा एग्ज़ाम है, जो सीधा एक सेक्शन लेता है किसका? करंट अफ़ेयर्स का, ठीक है? ये ऐसा इकलौता एग्ज़ाम है, जो एक सेक्शन ले लेता है सीधा करंट अफ़ेयर्स का। देखिए, चाहे आप एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम दें, चाहे आप रेलवे का कोई एग्ज़ाम दें, भई जो हमारे पैटर्न वाला है, मैथ्स, रीज़निंग, इंग्लिश वाला, रेलवे में चलो इंग्लिश नहीं है, ठीक है? उन सब में ऐसा होता है कि जी वो रखते हैं, वो कहते हैं कि करंट अफ़ेयर्स पूछेंगे, लेकिन एसएससी तो ख़ैर इतिहास पूछता है करंट अफ़ेयर्स के नाम पे 3-3 साल पुराना, ठीक है? तो लेकिन यहाँ पर आपको बहुत अच्छे लेवल का करंट अफ़ेयर्स मिलता है और अगर अब आपका आपके मन में डाउट होगा कि मैम करंट अफ़ेयर्स कितने महीने का हम करें? तो मिनिमम देखिए 6 महीने का तो आपको करना ही रहेगा और एक बात के लिए मैं आपको एश्योर कर दूँ, अच्छे लेवल का करंट अफ़ेयर्स आता है, एसएससी या रेलवे जैसा नहीं आता है, ठीक है? एसएससी या रेलवे जैसा नहीं आता है, ताज़ा-ताज़ा अच्छे लेवल का करंट अफ़ेयर्स आएगा, ठीक है? और क्या भई क्या और क्या सब्जेक्ट्स हैं? तो करंट अफ़ेयर्स हो गया। अब जीएस के अंदर देखिए जीएस इसकी एसएससी जैसे वन लाइनर नहीं आती है ना? आप प्रीवियस ईयर्स उठा के देख लीजिएगा, है ना? इसके जो क्वेश्चन्स होते जैसे अगर मैं 2019 वाले पेपर की बात करूँ, तो आप जीएस उठाइए और अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं तो आपको मज़ा आ जाएगा और अगर आपका सिर्फ़ ऐसा है कि भई बेसिक कमांड है तो फिर आपको समस्या आएगी, है ना? तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो जीएस आती है, वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, है ना? मतलब 2-2 3-3 से जैसे सीजीएल के मेंस में दे देता है कुछ क्वेश्चंस, वैसे यहाँ पर 2-2 3-3 स्टेटमेंट्स होते हैं और उनमें बताना होता है कि भई कौन-सा सही है, कौन-सा गलत है। ऐसा जो है पैटर्न फ़ॉलो किया जाता है जीएस के अंदर, ठीक है? अगर मैं मैथ्स के अंदर चलूँ, तो मैथ्स भी अच्छी आती है ना? बहुत टफ नहीं कहूँगी बट अच्छी आती है, ठीक है? रीज़निंग भी अच्छी आती है ना? और इंग्लिश तो बहुत ही बढ़िया आती है। इंग्लिश में तो कोई डाउट ही नहीं है और क्यों इंग्लिश बढ़िया आती है क्योंकि अभी मैं आपको मेंस के बारे में बताऊँगी तो आपको और मज़ा आएगा, है ना? यहाँ पर इंग्लिश का बहुत वेटेज है, ठीक है? बहुत ज़्यादा वेटेज है। इवन इंटरव्यू में भी है, कैसे वो मैं अभी आपको बताऊँगी, ठीक है? आ जाइए भई, ये हो गया आपके प्रीलिम्स का सिलेबस। अब आइए हम लोग देखते हैं मेंस में क्या होता है। देखिए 50 नंबर का मेंस है और इसमें आपको 17 नंबर लाना तो मैंडेटरी है ही है ना? कट ऑफ अलग बनती है जो कि आईबी कभी रिवील नहीं करता, इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो कभी रिवील नहीं करता, ठीक है? कट ऑफ को अपने बट हाँ, 17 नंबर लाना आपके लिए मैंडेटरी है और 33 उसने लिख रखा है नोटिफ़िकेशन में तो 17 नंबर ही हुआ, ठीक है लगभग। अब और देखिए यहाँ पर, सबसे पहले तो आपसे 1 घंटे में और हाँ, एक सबसे टफ चीज़ जो होती है इस मेंस की, सबसे टफ चीज़ जो होती है वो तो पता क्या होता है? टाइम। टाइम जो है वो सबसे टेढ़ी चीज़ हो जाती है इस एग्ज़ाम के लिए क्योंकि 1 आवर
1 आवर के अंदर आपको इतने सारे टास्क परफ़ॉर्म करने होते हैं, 1 घंटे के अंदर सोचिए आप, ठीक है? और ये टास्क कौन से हैं भई? इस टास्क के अंदर अगर मैं आप बात करूँ, तो सबसे पहले तो आपको एस्से ही लिखना होता है 20 नंबर का, ठीक है? और एस्से में क्या होता है, किस तरीके के टॉपिक्स पूछे जाते हैं, है ना? क्या एक्सपेक्टेड टॉपिक्स होते हैं, क्या द जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मेरे तो खुद के जो मैंने एक्सपेक्टेड टॉपिक्स बताए थे, उसी में से एक फँस गया था और बहुत बढ़िया से लिख के आई थी मैं, ठीक है? तो अगर मैं बात करूँ कि भई एस्से वगैरह का क्या कैसा होगा, तो वो आपकी पूरी तैयारी की ज़िम्मेदारी मेरी है, ठीक है? उसका आप लोड ना लें, उसके लिए मैं अवेलेबल हूँ आपके पास, है ना? तो एक तो आपका ऐसे आएगा 20 नंबर का, 250 शब्दों में, हालाँकि शब्द तो एज़ सच अब नोटिफ़िकेशन में मेंशन नहीं है, तो विल सी, बट जो था अभी तक का, वो बता रही हूँ मैं, ठीक है? आगे आ जाएँ अगर हम, तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। अब इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के अंदर क्या होता है भाई साहब, देखिए हमारे टाइम पे तो प्रेस राइटिंग हुआ था, ठीक है? हमारे टाइम पे तो प्रेस राइटिंग हुआ था और कुछ क्वेश्चन्स भी थे। जैसे एक पैसेज था जिसके हमको 5 क्वेश्चन्स थे, उसका आंसर देना था। बहुत अच्छा पैसेज, बहुत अच्छी लैंग्वेज थी, ठीक है? मैं उसको कभी ले आऊँगी और सॉल्व करवा दूँगी यहाँ पर आपको, ठीक है? प्रॉपर जब हमारे यहाँ पर क्लासेस चलेंगी तो आईबी के लिए। तो बहुत अच्छा पैसेज था, बहुत अच्छी लैंग्वेज थी। वो तो ठीक है कि मैं इंग्लिश की ही टीचर हूँ और इंग्लिश में कमांड अच्छी ही रही है, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई थी, बट बहुत अच्छा पैसेज था। इसके बाद प्रेसी राइटिंग आती है, तो प्रेसी राइटिंग में क्या करना होता है कि एक पैसेज होता है, उसको आपको 1/3 में कंप्रेस करना होता है, ठीक है? छोटा करना होता है, कर्टेल करना होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो भी जितने भी वर्ड्स होंगे उनको 1/3 में आपको कम करना होता है। ऐसा कोई गिनता नहीं है कि, लेकिन फिर भी हाँ, देख के समझ आ जाता है कि 1/3 दिख रहा है या नहीं, है ना? उसके अंदर आपको ऐसा होता है कि बिना ज़ीस्ट खत्म किए, बिना मतलब सॉरी बिना जो है उस पैसेज का जो क्रक्स है उसको खत्म किए, बिना उसको डिस्टॉर्ट किए, आपको 1/3 में छोटा करना होता है पैसेज, ठीक है? प्रेसी राइटिंग के अंदर। तो वो भी क्या होता है, मैं आपको करवा दूँगी, ठीक है? यहाँ पर तो इन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन अब हमारे टाइम पे तो यही हुआ था। अब ये देखो एक नई चीज़ इन्होंने क्या डाल दी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है? ये एक बहुत बढ़िया चीज़ इन्होंने डाल दी है, बेहतरीन चीज़ है ना? अब देखो ऐसा है कि जो बच्चा सिर्फ़ एसएससी की तैयारी कर रहा है, जिसको ये है कि उसने कभी कोई और एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो उसको थोड़ा-सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए फैक्ट्स समझ लेना या 2-4 लाइनें अपन को पता होना एक अलग बात होती है, लेकिन किसी भी क्वेश्चन का जो है उसका डिस्क्रिप्टिव लिखना थोड़ा-सा टफ़ टास्क होता है। एक बार के लिए ऐसे भी ठीक है, तैयार हो जाता है वो तो, है ना? लेकिन यहाँ पर थोड़ा-सा होता है टफ़ टास्क। तो देखिए, इसमें डरिए नहीं, क्योंकि ये सबके लिए सेम है। देखो आप अगर सोचो कि इसमें बैंक के बच्चे कुछ बहुत अच्छा कर लेंगे, तो वो करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे? देखिए बैंक में मैथ्स अलग आती है, बैंक में जीएस नहीं आता, यहाँ बहुत अच्छा जीएस आता है, ठीक है? तो जो एसएससी के ही अच्छे बच्चे हैं, वही यहाँ पर ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं और वही सिलेक्ट भी होते हैं, ठीक है? क्लियर है? यूपीएससी वाले के लिए अगर आप कहेंगे, तो भई यूपीएससी वालों के लिए तो ऐसा है कि रीज़निंग भी उनके लिए नई है, उनके लिए जो है मैथ्स तो नया है ही, फिर इंग्लिश भी वो इस तरह थोड़ी पढ़ते हैं जिस तरह इसमें आती है, जो हम लोग पढ़ते हैं एसएससी के लिए, वो उतना थोड़ी पढ़ते हैं, वो तो सीसेट के लिए कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लेते हैं, ठीक है? तो टफ़ है उनके लिए भी, तो लोड मत लो, बाजी यहाँ पर भी अपने एसएससी वाले बॉयज़ और गर्ल्स ही मारेंगे। ठीक है, तो आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस लिखने हैं, जो 20 नंबर का रहेगा। अब ये किस किस पर हो सकता है? तो देखिए ऑन करंट अफेयर्स, तो कितना वेग सिलेबस दिया है इनने, कितना वेग, है ना? कि ऑन करंट अफेयर्स, भैया करंट का कुछ भी हो ये पूछ लेंगे। फिर और कहते हैं ऑन इकोनॉमिक्स, है ना? अब इकोनॉमिक्स में तो इतनी बड़ी है यार, इकोनॉमिक्स पीएचडी होती है भई। कहाँ क्या पूछेंगे इकोनॉमिक्स में? तो काफ़ी वेग रखा है इनने, है ना? तो वो हम लोग करेंगे, उस पर रिसर्च करेंगे और थोड़ा देखेंगे कि क्या कैसी चीज़ें हो सकती हैं। सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज़ जो हैं, सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज का मतलब यही हो गया कि जो भी ज्वलंत कंट्रोवर्शियल मुद्दे हैं वही आपसे पूछेंगे। इंटरव्यू में भी यही होता है, ठीक है? अगर मैं आऊँ इंटरव्यू, तो भाई इकलौता ऐसा एग्जाम है जहाँ पर सीधा 100 नंबर का इंटरव्यू हो, ठीक है? 100 नंबर का, ठीक। अब देखिए इंटरव्यू में क्या होता है भाई, इंटरव्यू में ऐसा होता है जैसे, हाँ, मेंस के लिए तो एक चीज़ मैंने बताई नहीं कि मेंस जो है ना वो इंग्लिश में ही होता है, ठीक है? इंग्लिश में ही होता है, हिंदी मीडियम हमारे टाइम पे तो बिल्कुल नहीं होता था। अब इस बार भी इन्होंने नोटिफ़िकेशन में मीडियम मीडियम का कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब ज़ाहिर-सी बात है कि इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा, है ना? हमारे टाइम पे तो, हमारे टाइम मतलब क्या, अभी मैंने 19 वाला ही तो दिया था, तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, आपको मेंस इंग्लिश में ही देना पड़ेगा। और मैं बताऊँ इंटरव्यू का, इंटरव्यू में ज़ाहिर-सी बात है नंबर आपके लैंग्वेज के नहीं मिलते हैं, लेकिन आपसे इंग्लिश एक्सपेक्ट की जाती है। जैसे मैं गई अपने इंटरव्यू के लिए, तो मेरा तो यही था कि भई मैं मध्य प्रदेश से हूँ, तो मैंने तो हिंदी में बोलना शुरू किया था, क्योंकि अब ठीक है, मतलब
जो इंसान की डेली की लैंग्वेज है उसी में इंसान कंफर्टेबल होता है ना? बाकी ऐसी कोई प्रॉब्लम थी नहीं लैंग्वेज में। तो मैं जब गई तो मैंने तो हिंदी में बोला लेकिन उन्होंने ही इंग्लिश में बोलना चालू किया और जब उन्हें पता चला कि मैं इंग्लिश ही पढ़ाती हूँ तो उन्होंने तो साफ बोला कि वी एक्सपेक्ट अ बेटर इंग्लिश फ्रॉम यू। ठीक है? तो फिर तो वो इंग्लिश में ही पूरा चला और मेरा तो चलिए छोड़िए और भी जो स्टूडेंट्स थे सबसे लगभग इंग्लिश में चल रहा था। ऐसा नहीं है अगर वो कहते थे कि सर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ तो वो चेंज हो जाती थी लैंग्वेज लेकिन हाँ देखिए सारा काम इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर इंग्लिश में ही होता है। ठीक है? जो रिपोर्ट्स आती हैं, जो इंटेल जाता है, जो जो इंस्ट्रक्शंस आते हैं, वो सब इंग्लिश में ही होता है ना? ये मतलब जानकारी दोस्तों से ही मिली है, तो वही बता रही हूँ। तो इसलिए इंग्लिश को प्रेफ़रेंस मिलती है ना? इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है? तो भाई साहब, ये है आपकी जानकारी पूरी की पूरी आईबीएसईआईओ के बारे में, ठीक है? अब एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ समझिए, इन्होंने वार्निंग दी है, तो इसको अपने को ध्यान रखना है ना? अपने को क्या, आपको ध्यान रखना है। आप लोग ऐसी चीज़ों में आ जाते हो, मासूम हो आप लोग, है ना? इन्होंने कहा है इट हैज़ बीन नोटिस्ड ऐसा नोटिस किया गया देखा गया है दैट सम अनस्क्रूपुलस एलिमेंट्स आर फ्रॉडुलेंटली इनवाइटिंग एप्लीकेशंस। ठीक है, देखो कितनी बढ़िया लैंग्वेज लिखी इन्होंने लिखा अनस्क्रूपुलस मतलब होता है बेटा बेईमान स्काउंड्रल कहते हैं इसको एसएससी में एसएससी पूछता है इसका एक सिनोनिम ठीक है तो वो भी तैयार कर लो तो भाई कुछ बेईमान जो लोग हैं वो जालसाजी करके है ना फ्रॉडुलेंटली क्या कर रहे हैं इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर वेरियस पोस्ट इन द इंटेलिजेंस ब्यूरो वो फर्जी साइट बना करके नहीं बोल देते हैं कि हाँ हाँ वैकेंसी आ गई और फॉर्म भर दो ठीक है तो ऐसा वो लोग कर रहे हैं ऐसा यहाँ कहा जा रहा है such elements are also alluring the aspirants of appearing in various एग्जामिनेशंस एल्योर करना मतलब बेटा आकर्षित करना देखो कितनी बढ़िया लैंग्वेज लिखी है जब ये अपने नोटिफिकेशन में एसएससी जैसे थोड़ी कि स्पेलिंग एरर मार दें साल भर में एक नोटिफिकेशन है उसमें भी स्पेलिंग एरर ठीक है खैर तो ये कह रहे हैं कि भाई ये जो एलिमेंट्स हैं ये जो लोग हैं ये बच्चों को आकर्षित करते हैं कि वेरियस एग्जाम्स में आओ जो आईबी कंडक्ट करवाता है और कहते हैं कि for providing assistance during the examination and are even issuing fake appointment letters to some of the candidates ठीक है तो भी देखो ये तो मतलब वो हो गई वो कौन सी मूवी थी एक स्पेशल 21 वाला ठीक है कि ये लोग क्या कर रहे हैं कि एग्जाम भी ले रहे हैं और अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हैं ठीक है यूपी में था ना वो बेचारे को डीएसपी बना दिए थे मासूम लड़का यार उसको उसको वर्दी भी ठीक से नहीं चढ़ रही थी यहाँ सितारे गिर रहे थे उसके ठीक है तो ये कह रहे हैं कि भाई साहब ऐसा हो रहा है आगे ये कहते हैं the prospective candidates job aspirants are therefore cautioned not to fall prey to the designs of such unscrupulous elements who try to dupe the unsuspecting aspirants candidates for their personal gain ठीक है तो हिंदी में अगर सीधा सीधा बता दूं तो कह रहे हैं इस ट्रैप में आपको नहीं फंसना है there have been several reports in the social media wherein some unknown persons claiming to be ex ये देखो इस पर बड़ा ध्यान रखना क्योंकि अभी ये जो लॉबी है ये एक्टिव हो जाएगी देखो मेरे पे तो डाउट मत करो मैं तो भाई आईबी मेरा बड़ा मतलब दिल से जुड़ा हुआ एग्जाम है खैर इससे दिल से जुड़ने के और भी बहुत कारण है ना बताएंगे कभी तो खैर मेरे तो बड़ा दिल से जुड़ा हुआ एग्जाम था इसलिए मैंने इसी इकलौते एग्जाम का एडमिट कार्ड संभाल के रखा था इंटरव्यू का तो सत्यता के लिए मैं वो आपको दिखा दूंगी भाई क्योंकि देखो ना ये लॉबी सच में ऐसे अभी देखना बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल बनेंगे जो कहेंगे कि हाँ मैं आईबी में सीआईओ था मैं गन चला देता था मैं कट्टा मार देता था ठीक है मुझसे पढ़ो मैं सिलेक्ट करवा दूंगा मेरे अंदर तक जैक्स है अरे भाई कट्टा वट्टा मिलता ही नहीं है आईबी में ठीक है ये तो मैं आपको जेन्युइन जो इन्फॉर्मेशन है वो बता रही हूँ कट्टा वट्टा नहीं मिलता वो जो दिखाता ना कि सलमान खान ने लॉन्चर से हाथ से ही मिसाइल लॉन्च कर दी वो कुछ नहीं होता आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और वही पास करना है बस है ना ये काम होता है हालांकि देखो अब जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं बहुत सारे इसके अंदर भी डिपार्टमेंट्स होते हैं ठीक है तो उसके अंदर आपको मतलब सेगमेंट कह दूँ क्या कह दूँ मैं है ना तो वो डिपेंड करता है आपको कैसा काम असाइन किया जाएगा ऐसा नहीं है कि ये नहीं होता होता है ये भी चीज़ होती है बट ऐसा नहीं कि भाई कट्टा लेके चले गए वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर वाला केस होता है ठीक है तो इन सब में पढ़ना मत है ना देख करके यूट्यूब में give false assurance to the prospective candidates that they would help them in getting through this examination by virtue of their long association with the IB है ना तो यही कहते हैं कि भाई साहब हमने तो IB छोड़ दी है लेकिन हमारे दोस्त हैं हम तुमको लगवा देंगे हम ये कर देंगे वो कर देंगे ठीक है तो भाई साहब इनसे बचना है क्योंकि आप हो मासूम और आप आ जाते हो एकदम बातों में candidates in their own interest are advised to not fall to prey such false baseless, misleading and exaggerated claims of these persons as IB do not share any input देख लो बेटा खुद ही लिख के दिया है बेचारा परेशान हो गया आईबी तो ये आईबी कह रहा है हमारा इंटेलिजेंस ब्यूरो कह रहा है कि भाई
हम जो है ना, IB do not share any input regarding the content of question paper of any examination conducted by IB with anyone। ठीक है, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो किसी के साथ कोई ऐसा संबंध नहीं रखता है कि आपको क्वेश्चन पेपर बता दें या आपकी डायरेक्ट भर्ती करवा दें। IB है, मध्य प्रदेश का पटवारी नहीं, समझे? ठीक है, आगे आ जाओ। समझने वाले समझ गए होंगे। 15-20 लाख रुपए का जुगाड़ करना था बस, बाकी फुल पटवारी थे आप। आगे आ जाइए। आगे कहता है ऑल द कैंडिडेट्स मस्ट रिफ्रेन, रिफ्रेन मतलब दूर रहना। देखो एसएससी से पूछे जाने वाले लगभग सारे सिनोनिम इनमें डाल दिए हैं। ठीक है, तो ऑल द कैंडिडेट्स मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम डिस्क्लोजिंग एनी अपडेट रिगार्डिंग देयर प्रोग्रेशन टू नेक्स्ट। हाँ, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये मैं आपको बताने ही वाली थी, बट चलो इन्होंने खुद नहीं लिख दिया। अब एक चीज आपको क्या करनी है भाई, जब आप फॉर्म फिल कर दोगे और आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, ठीक है, और अगर आप मान लीजिए नेक्स्ट राउंड के लिए कॉल किए जाते हैं, तो कहीं होशियारी में अब ना तो किसी को बताना है कि भाई हमारा मेंस हो रहा है, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। हालांकि जब आप पेपर देने जाओगे ना, मेंस देने जाओगे, बेचारे वो एक बाहर एक बंदा खड़ा होता है जो काउंसलिंग करता है, किसी को बताना मत, किसी को बताना मत। साइकोमेट्रिक में जाते हैं तो वो समझाते हैं कि किसी को बताना मत कि ये एग्जाम, क्योंकि भाई आप देखो, आप नेता बन, मतलब अगर आपको चकाचौंध चाहिए तो नेता बनो। ठीक है, ये ऐसी सर्विस है जिसके अंदर आप अनसंग हीरो रहोगे, काम आपका पूरा रहेगा लेकिन नाम आपका बाहर नहीं आएगा, समझ रहे हो? तो अगर आप इसमें अच्छा हाँ, उत्तेजना में ज्वाइन भी मत कर लेना, नहीं तो 2 महीने में छोड़ के भाग आओगे। क्यों? क्योंकि ये एसएससी की जॉब नहीं है कि हाँ रीलें कट रही हैं, ये इंस्पेक्टर साहब एकदम, और किसी की ऑडी खड़ी है और उसके बगल से इंस्पेक्टर साहब टोपी लगा के चल रहे हैं और वो पीछे वो साइड में ऑडी आ गई। अब हमारे मासूम बच्चों को लग रहा है इंस्पेक्टर साहब की ऑडी है। अरे भाई, इंस्पेक्टर साहब ने अगर ऑडी ले ली ना, तो ऐसा पीछे पड़ेगी ना ईडी और विजिलेंस और जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, कि इंस्पेक्टर साहब की वर्दी 2 मिनट में हटेगी। ठीक है, तो ये वो कुछ नहीं है, है ना? ये वो रील बनने वाली जॉब नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ आप मन में विचार रखें तो फिर थोड़ा-सा आप दूर रहें। तो ये करना क्या है कि शेयर नहीं करना है अपने को, है ना? किसी से भी। देखो इन्होंने खुद लिखा है, बाकी हर एक एग्ज़ाम में समझाते भी हैं, है ना? क्योंकि इससे नुकसान आपका है, समझना आप। इससे नुकसान आपका है। हर जगह है आप समझो कि आप पर नज़र होती है। आप पर नज़र होने का मतलब ये नहीं है कि तुमने फॉर्म भर दिया तो तुम्हारे पीछे जासूस लगे हैं। बट हाँ, वो इतने एक्टिव हैं हर एक चीज़ में, हर एक चीज़, हर एक डिपार्टमेंट का उनका विंग है एक, ठीक है? आप सोचो कि अरे मैं तो फेसबुक में डाल दूँगा, कौन देखेगा? मेरे चाचा का लड़का देखेगा, जल जाएगा कि मेरा मेंस हो गया। नहीं, हर जगह एक्टिव है, उनका विंग है ना? तुम्हें क्या लग रहा है सोशल मीडिया नहीं मॉनिटर करते? वो नहीं देखते? सब देखते हैं, ठीक है? तो थोड़ा-सा अपन को दबे में पूरा मेहनत के साथ और ईमानदारी से पेपर देना है, बहुत इन सब में नहीं रहना कि रीलें कटें, ये हो, वो हो। ठीक है? सुकून के लिए कुछ काम किए जाते हैं मेरे भाई, सुकून मतलब आंतरिक, आत्मीय सुकून के लिए कुछ काम किए जाते हैं, हर चीज़ दिखावे की नहीं होती। इसीलिए इसमें जाना चाहते थे हम, लिया नहीं इनने पर। खैर कोई नहीं, वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलो आगे आ जाओ। कहता है दे मस्ट ऑल्सो डिटर देयर फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, है ना? हाँ जी, तो दे मस्ट ऑल्सो डिटर देयर फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव, फ्रेंड्स फ्रॉम पब्लिशिंग अबाउट देयर प्रोग्रेशन ऑफ नेक्स्ट स्टेज। अब देखो बेटा, इन्होंने क्लियर जो है अपने इंस्ट्रक्शंस में लिखा है नोटिफिकेशन के, ठीक है? तो इसको मानना है, नहीं मानोगे। अब देखो सारे एग्जाम का ये लोग वो करवा देते हैं एनालिसिस, इसका नहीं होता एनालिसिस, है ना? इनने अलग से एक नोटिफिकेशन दिया था कि बस करवाओ अब एनालिसिस, फिर हम बताते हैं। कोई ने नहीं कराया, ठीक है? क्योंकि गीदड़ भभकी नहीं है इनकी भाई, ठीक है? तगड़ा डिपार्टमेंट है और समझो कि रेल बन भी जाए, और एनालिसिस इन्होंने स्ट्रिक्टली मना कर रखा है। खैर, अब और क्या कहते हैं ये? तो ये कह रहे हैं कि भाई आपको जो भी है आपका फाइनल सिलेक्शन और दिस दैट ये सब कुछ बताना नहीं है किसी को, ठीक है? और बस इतनी ही बात ये कहते हैं और फिर अपनी वाणी को ये विराम देते हैं और मैं भी अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अब अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए इच्छुक हैं, इसको फ़िल करने के लिए इच्छुक हैं और आपको लगता है कि भई नहीं, मेरे को तो जाना है, मेरे को तो करनी है तैयारी, और आप एसएससी के एस्पिरेंट अगर हैं तो फिर सोने पे सुहागा है, क्योंकि आप लगभग उसी सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं जो यहाँ के लिए पढ़ना है। यहाँ के लिए आपको अलग से सब करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा और जीएस थोड़ा-सा अलग तरीके का देखना पड़ेगा आपको, ठीक है? जस्ट अ मिनट, है ना? बाकी आपको कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर पूरी गाइडेंस मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, है ना? तो आप सभी लोग अपना ख़्याल रखें, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।